नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे से उत्साहित बीजेपी इन दिनों पूरे देश में कमल खिलाने के एजेंडे पर काम कर रही है। 1 साल के दौरान कई राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी उन राज्यों में तो सत्ता वापसी में जुटी ही है जहां उनकी सरकार है, लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्यों पर पार्टी का खास जोर है। करीब 2 दशक बाद ओडिशा में बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करके इसी एजेंडे पर काम करने की प्रतिबद्धता जाहिर की। ओडिशा में जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो अगले साल विधानसभा चुनाव पर उसकी नजरें टिक गई हैं। ओडिशा में फतेह हासिल करने के लिए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतरने का निर्देश दिया है। साथ ही मोदी सरकार ने 3 साल के कामकाज को जनता के बीच ले जाने पर सहमति जाहिर की है। विशेष में आज हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इस बैठक में बीजेपी ने कौन कौन से संकल्प पारित किए और अन्य पिछड़ा वर्ग को लेकर पार्टी ने कौन से एजेंडे पर आगे बढ़ने की योजना तैयार की है और मुस्लिम समुदाय को लेकर बीजेपी किस तरह से लोगों के बीच में अपनी पैठ बनाने जा रही है। ये भी हम तमाम खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरू करते हैं फिलहाल आज का विशेष। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहले दिन कई एजेंडों पर बातचीत हुई। ओडिशा के स्थानीय निकाय में चुनाव हुए जो उनमें प्रदर्शन से उत्साहित बीजेपी की नज़र अब ओडिशा समेत पूर्वी राज्यों पर है। बैठक में विपक्ष की तरफ से उठाए गए ईवीएम के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। आइए देखते हैं कार्यकारिणी की बैठक में पहले दिन क्या क्या हुआ। ओडिशा में चाक चौबंद सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भुवनेश्वर के बीजू पटनायक हवाई अड्डे पर उतरे तो हजारों की तादाद में समर्थक उनकी एक झलक पाने को बेताब दिखे। नरेंद्र मोदी ने कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने से पहले भुवनेश्वर में रोड शो किया और जगह जगह रुककर लोगों का अभिनंदन स्वीकार किया। इसके बाद नरेंद्र मोदी का काफिला जनता मैदान पहुंचा, जहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी थी। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे से जोश में भरी बीजेपी की 2 दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने तमाम नामचीन नेता पहुंचे। बैठक में बीजेपी शासित 13 राज्यों के मुख्यमंत्री और 3 उप मुख्यमंत्री समेत केंद्रीय मंत्री और लाल कृष्ण आडवाणी समेत कई दिग्गजों ने शिरकत की। पहले दिन पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने बैठक को संबोधित किया और पार्टी के लिए आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। बीजेपी की कोशिश है कि आने वाले दिनों में उन राज्यों में सरकार बनाएं जहां फिलहाल वो सत्ता से दूर हैं। लेकिन अध्यक्ष जी ने संकल्प किया, ये बताया कि हमें यह संकल्प करना है कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक देश में भाजपा हर जगह होनी चाहिए, हर प्रदेश में होनी चाहिए, शासन के हर स्तर पे होनी चाहिए। और ये विश्वास हमें अपनी मेहनत और अपने काम और जनता के प्यार से लेना है। इस बड़े अभियान में हम जब जुटेंगे, हमें वो सफलता मिलेगी तो उसे हम बीजेपी का स्वर्णिम काल कहेंगे। बैठक में अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के स्वर्णिम युग के साथ ही देश का स्वर्णिम युग आएगा। बीजेपी फिलहाल पूर्वी और तटीय राज्यों में जीत का परचम लहराने की कोशिश में है। बैठक में 2019 आम चुनाव के अलावा कई राज्यों में जनाधार बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने बीजेपी नेताओं को निर्देश दिया कि वो बूथ स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं से कम 15 दिन मुलाकात करें। अमित शाह खुद सितंबर तक 95 दिन उन इलाकों का दौरा करेंगे जहां आने वाले दिनों में चुनाव होना है। आज भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। देश के 60% भूभाग और 70% पॉलिटिकल स्पेस पर बीजेपी का राज्य है। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां बीजेपी को आगे बढ़ना है। केरला, तमिलनाडु, त्रिपुरा, बंगाल, तेलंगाना, नॉर्थ ईस्ट के कुछ क्षेत्र, इन क्षेत्रों में भाजपा का विस्तार होना है।
ओडिशा जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को तीसरे नंबर पर धकेलते हुए दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। पार्टी को उम्मीद है कि ओडिशा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस जनाधार को और बढ़ाने में कामयाब रहेगी। पार्टी के आला नेताओं को उम्मीद है कि वो बीजेडी को सत्ता से बेदखल कर ओडिशा की कुर्सी कब्जाने में सफल रहेगी। और इस उत्साह जो पूरा उड़ीसा में मैं देख रहा हूं, पंचायत चुनाव के बाद पूरे उड़ीसा के कार्यकर्ताओं में जो अद्भुत जागृति आई है और बेहतर तरीका का जो परफॉर्मेंस दिखाया है, इस राष्ट्रीय कार्य समिति से आने वाले समय उड़ीसा के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के बहुमत से सरकार बने। नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी का सुशासन का रथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर से वो उड़ीसा में भी सुशासन का रथ सफल होगा और सुशासन और विकास को समर्पित माहौल उड़ीसा में भी जल्द दिखाई पड़ेगा। उड़ीसा हमारे लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रांत है, देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रांत है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ मजबूत होकर उभरी है। जिला परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण बना है, तो निश्चित तौर पर हम ये मान करके चलते हैं कि उड़ीसा की जनता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का एक प्रकार से उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं। ओडिशा में करीब 2 दशक बाद बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, लिहाजा ओडिशा के हालात और वहां संगठन को मजबूत करने पर विशेष चर्चा हुई। देखिए, जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, उस प्रदेश में निश्चित रूप से संगठन का आधार बढ़ता है और जो माननीय मोदी जी ने कहा है कि पूर्वी भारत के विकास के बिना संपूर्ण भारत के विकास की परिकल्पना करना कि संपूर्ण भारत विकसित भारत हो जाएगा, भारत विकसित राष्ट्रों में सम्मिलित हो जाएगा, इसके लिए पूर्वी भारत का भी उसी तर्ज पर जो पश्चिमी भारत का विकास हुआ है उसी तर्ज पर विकास करना होगा। देखिए, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हर 3 महीने पे होती है और इस बार उड़ीसा का चयन हुआ है। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का आधार लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं समझता हूं कि इस राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद उस जनाधार में और बढ़ोतरी होगी और हमारा आधार पुख्ता होगा। बैठक के पहले दिन 5 राज्यों के चुनाव नतीजे के बाद ईवीएम विवाद पर भी चर्चा हुई, जिसमें बीजेपी नेताओं ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। पार्टी का मानना है कि लोगों ने बीजेपी को तेजी से विकास के लिए मौका दिया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव ने एक बहुत बड़ा संदेश भेजा है। जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण, इनके लिए अब कोई स्थान नहीं है जनता के मन में। अब केवल परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स, परफॉर्मेंस की राजनीति ही आगे जा सकती है। बीजेपी ने केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और ओडिशा में पार्टी को मजबूत बनाने की जरूरत पर सबसे ज्यादा जोर दिया। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के कार्यकर्ताओं को 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का संदेश दिया गया और ये भी तय हुआ कि इन चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि, सरकार के कामकाज और सबका साथ, सबके विकास के नारे के प्रचार प्रसार के साथ ही ये चुनाव लड़ा जाएगा। दिल्ली में कैमरा नवीन कुमार के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने ट्रिपल तलाक को बड़ी समस्या करार देते हुए कहा कि इससे मुस्लिम महिलाओं को काफी तकलीफ उठानी पड़ रही है। रविवार को प्रधानमंत्री ने पिछड़े मुसलमानों की बदहाली पर भी चिंता जताई। साथ ही कार्यकारिणी में 2 प्रस्ताव भी पारित किए गए। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन भाषण दिया। पीएम ने ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठाते हुए मुस्लिम महिलाओं के हालात पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक जैसी समस्या के खिलाफ जमीनी स्तर पर मुकाबला करने की जरूरत है। उन्होंने मुसलमानों की बदहाली का मुद्दा भी उठाया और पार्टी को सलाह दी कि पिछड़े मुसलमानों पर एक कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की चर्चा के दौरान पीएम ने कहा, मुसलमानों को पिछड़े वर्गों पर होने वाली चर्चा में शामिल करना चाहिए। कि जब सामाजिक न्याय की बात की तो हमारी मुस्लिम बहनों को भी न्याय मिलना चाहिए, उनके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, शोषण किसी का भी होना नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि हमको समाज में संघर्ष पैदा नहीं करना है उनके बीच में,
हम ये नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज में इस बहाने संघर्ष हो। हमको ये करना है कि समाज में किसी भी प्रकार की अगर कुप्रथा है तो समाज को जगाकर उसके खिलाफ उनको न्याय देने की कोशिश करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में मिली जीत को ऐतिहासिक बताया। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को संयमित रहने की सीख दी। प्रधानमंत्री ने न्यू इंडिया के लिए 3 बातों पर जोर दिया। उन्होंने जनधन, वनधन और जलधन को नए भारत के लिए जरूरी करार दिया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने न्यू इंडिया के लिए P2, G2 यानी प्रो पीपल और गुड गवर्नेंस का फॉर्मूला दिया। ये मिशन गरीब था कि किस प्रकार हर गरीब के आंखों से आंसू का एक कतरा भी नहीं रहे, उसको पोंछ लिया जाए, उसके विषय में चिंतन किया गया। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के, दलितों के, प्रेषितों के नायक हैं और आज उनके जो अचीवमेंट्स हैं वो गरीबों के लिए ही काम कर रहा है। इस विषय पर चिंतन रहा, जो अचीवमेंट सरकार के रही उस पर बोला गया और मूलतः जो न्यू इंडिया का कॉन्सेप्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, कैसे हम न्यू इंडिया की ओर बढ़ें, उस विषय में चिंतन हुआ। कार्यकारिणी में 2 प्रस्ताव पारित किए गए। पहले राजनीतिक प्रस्ताव में देश के राजनीतिक हालात, केंद्र सरकार की नीतियों और हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में जीत के साथ साथ भविष्य की तैयारियों पर बात की गई। दूसरा प्रस्ताव ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से संबंधित पहल को लेकर था। प्रस्ताव में पिछड़ों के आयोग को सशक्त बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक लाने के लिए सरकार की तारीफ की गई। पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देना ये एक बहुत बड़ी काम है। मोदी जी की सरकार ने ये लंबे अरसे से जो मांग रही है पिछड़े समाज की ओर से, उनकी नेतृत्व की ओर से, प्रधानमंत्री जी ने उसको रूप दिया है। अब तक सिर्फ एक सांकेतिक पहल उनकी हितों के लिए किया जाता था। इस पहल के कारण, इस फैसले के कारण एक एम्पावरमेंट की बात आएगी, लेवल प्लेइंग फील्ड समान होगी। नरेंद्र मोदी ने पार्टी नेताओं को यह कहा कि जीत के बाद जिम्मेदारी के साथ पार्टी के लिए काम करना है। बीजेपी नेताओं ने प्रधानमंत्री के भाषण को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि उनकी कही बातों को जनता के बीच लेकर जाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सब घर में, सब जन का मन में पहुंच गया, मगर अभी पार्टी पहुंचना बाकी है। इसलिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हम सब लोगों ने मिलकर तय किया, आने वाले दिनों में देश भर में लोगों के पास जाएंगे, सो सरकार का 3 साल का जो अच्छा काम है उसके बारे में बताएंगे। प्रधानमंत्री जी का भाषण बहुत प्रेरणादायक। प्रधानमंत्री जी ने अभी से 2022 में जब देश 75 साल पूरा करेगा तब ये देश के हर व्यक्ति को उसमें कंट्रीब्यूट करना है, अभी से वो अभियान चलाने की जरूरत है। उन्होंने ये कहा है कि हमारे लिए सत्ता साधन नहीं है, जिम्मेदारी है। और ये सही है कि बहुत साल देश आगे नहीं बढ़ा, लेकिन अगर हम मन से काम करेंगे तो बहुत देश आगे बढ़ेगा। प्रो पीपल, गुड गवर्नेंस, ये सारी चीजों को उन्होंने याद दिलाया। ये दोबारा उन्होंने ये भी कहा है, बहुत अहम बात, की जीत जो है वो आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सामने लाता है। तो जीत के जश्न में आप अपने जो कहीं कंप्लेसेंट ना हो जाए, कहीं आप गुड गवर्नेंस के रास्ते से आप हट ना जाए, ये सारी बातें उन्होंने याद दिलाया। कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस बार अंत्योदय को थीम बनाया गया था। बीजेपी खुद को गरीबों की पार्टी के तौर पर देश में स्थापित करना चाहती है और आने वाले चुनावों में बीजेपी इस कोशिश में जुटी है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ पाएं। गैर बीजेपी शासित राज्यों में पार्टी की जमीन तैयार करने की रणनीति कार्यकारिणी का सबसे अहम एजेंडा था। 3 महीने बाद 15 और 16 जुलाई को विशाखापत्तनम में अगली कार्यकारिणी की बैठक होगी। प्रणव गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार कुछ और बातें होंगी। विजय माल्या लंदन में गिरफ्तार, स्कॉटलैंड यार्ड ने किया गिरफ्तार। भारतीय बैंकों का 9,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज। देखिए पहली खबर
विजय माल्या गिरफ्तार। भानु अथैया अकादमी अवार्ड अपने नाम करने वाली पहली भारतीय महिला। सिने उद्योग की इस सफलतम ड्रेस डिजाइनर ने किए हैं करीब 130 फिल्मों के कॉस्ट्यूम तैयार। 1956 में फिल्म सीआईडी से करियर का आगाज किया और 1982 में रिचर्ड एटनबरो की गांधी के लिए जीता ऑस्कर। 1991 में फिल्म लेकिन और सन 2002 में लगान के लिए मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। भुवनेश्वर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2 प्रस्ताव पारित किए गए। आर्थिक प्रस्ताव में सरकार के 3 साल के कामकाज का पूरा ब्यौरा दिया गया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई है। आइए पहले प्रस्ताव पर एक नजर डाल लेते हैं। भुवनेश्वर में पारित बीजेपी के आर्थिक प्रस्ताव में केंद्र की एनडीए सरकार के कामकाज की जमकर सराहना की गई है। प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकार ने आर्थिक विकास, राजनीतिक विश्वास, भारत के निर्माण और वैश्विक पटल पर भारत की साख में मजबूती के लक्ष्यों को हासिल किया है। इस प्रस्ताव में जीएसटी से लेकर तमाम केंद्रीय योजनाओं को देश के विकास में मील का पत्थर बताया गया है। सभी जगह जबरदस्त समर्थन, मोदी जी का नेतृत्व, केंद्र सरकार का काम, हमारे राज्य सरकारों का काम और हमारे कार्यकर्ताओं का परिश्रम, अमित शाह जी के नेतृत्व में संगठन जिस तरह से वो आगे बढ़ रहा है, इसके कारण हमें पूरा यकीन है कि हम इन राज्यों में भी सत्ता में आएंगे। आर्थिक प्रस्ताव में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अंतिम छोर पर खड़े आदमी की आशाओं पर खरा उतरी है। देश के बहुमुखी विकास के लिए जरूरी हर मोर्चे पर सरकार सफल हुई है। आर्थिक विकास के मोर्चे पर जीएसटी पारित करना बड़ी सफलता है। बजट से अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिली है। तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में ऐतिहासिक सफलताएं हासिल हुई। संचार और रक्षा क्षेत्र में देश मजबूत हुआ। निर्माण क्षेत्र में भी बढ़ोतरी हुई। मेक इन इंडिया स्कीम से भारत दुनिया के अग्रणी देशों के साथ प्रतिस्पर्धा में मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। प्रस्ताव में कहा गया है कि 5 राज्यों में हुए चुनाव परिणामों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आजादी के बाद का सबसे लोकप्रिय नेता स्थापित किया। पार्टी का मानना है कि मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में पार्टी को विधानसभा चुनाव में और महाराष्ट्र, गुजरात और ओडिशा के निकाय चुनाव में मिली सफलता बीजेपी सरकार पर जनता के विश्वास को दिखाती है। पार्टी मानती है कि नोटबंदी के बाद हुए इन सभी चुनावों में मिला जनादेश सरकार के नोटबंदी के फैसले पर जनता की मुहर है। बीजेपी का मानना है कि 33 राजनीतिक दलों के साथ बीजेपी विकास संकल्प जन जन तक पहुंचा रही है। प्रस्ताव में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने जनधन योजना के अंतर्गत 27.97 करोड़ खाते खोले। इस योजना के तहत 63,885 करोड़ रुपए खातों में जमा हुए। सरकार ने रोजगार और स्टार्टअप और स्टैंड अप योजना के तहत मुद्रा योजना से 6.6 करोड़ का कर्ज दिया। उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 2 करोड़ मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिए गए। सरकार ने 2018 तक सभी गांवों में बिजली देने का लक्ष्य रखा है। अब तक 12,586 गांवों को बिजली से जोड़ने का काम पूरा कर लिया गया है। उज्ज्वला एलईडी योजना के तहत 11.8 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए गए, जिससे 11,330 करोड़ रुपए की बचत हुई। तटवर्ती क्षेत्रों के मछुआरों पर सरकार का खास ध्यान है। किसानों को फसल बीमा, मृदा स्वास्थ्य और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का लाभ मिल रहा है। देखिए, कार्यकर्ताओं के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश था कि आप लोगों को जो केंद्र की सरकार है उसकी तमाम उपलब्धियां हैं, जो राज्यों में हमारी सरकारें चल रही हैं उनकी तमाम उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को अंतिम व्यक्ति तक केवल सूचना के तौर पर न ले जाएं, बल्कि उनको उसका लाभ भी दिलाने में सहयोग करें। ये एक तरह से कहा, इसको अभियान के रूप में आगे चलाने की पार्टी की योजना है। जीएसटी पर मिली सफलता के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री अरुण जेटली को बधाई दी गई है।
जबकि बजट 2017-18 को लोक कल्याण की मूल भावना का आईना होने के साथ साथ आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करने में सक्षम बताया गया है। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम और देश की नई स्वास्थ्य नीति पर भी सरकार की तारीफ की गई है। पंचानन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश के 17 राज्यों में बीजेपी और सहयोगी दलों की सरकारें हैं। सांसदों के साथ साथ अब देश में सबसे ज्यादा विधायक भी बीजेपी के ही हो गए हैं। बीजेपी इसे पार्टी का स्वर्णिम काल बता रही है। भुवनेश्वर में पारित राजनीतिक संकल्प में पार्टी को हर पिछड़े वर्ग को न्याय देने वाली पार्टी बताया गया। बीजेपी के राजनीतिक प्रस्ताव में केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग के आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने के फैसले का स्वागत किया गया है। पार्टी के मुताबिक आजादी के 70 साल बाद किसी सरकार ने समाज के गरीब, दूर दराज के क्षेत्रों में जीवन यापन कर रहे पिछड़े समाज के हितों में ऐसा फैसला लिया है। पार्टी के मुताबिक अब तक की सरकारों ने समाज के कमजोर वर्गों को न्याय देने के लिए कुछ नहीं किया। पिछड़ा वर्ग आयोग पिछले 30 साल से बना, 25 साल से, लेकिन उसमें संवैधानिक दर्जा न मिलने से वो कारगर साबित नहीं हुआ। इसलिए 25 साल से ओबीसी के सभी सांसद और सभी लोग मांग कर रहे थे कि देश के इस बहुसंख्यक आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को न्याय मिलना चाहिए और उस कमीशन को, पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। 25 साल की मांग जो पहले सरकारों ने पूरी नहीं की, वो अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने पूरी की है और इसलिए पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला है। कैबिनेट का निर्णय हुआ, लोकसभा में पारित हुआ और मुझे विश्वास है कि ये जल्दी लागू होगा। बीजेपी के मुताबिक मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग एक साधारण कानूनी निकाय है जिसका काम सरकार को जातियों और समुदायों की सूचियों में शामिल करने या निकालने से जुड़ी सलाह देना है। अब इस आयोग को सांविधिक निकाय के तौर पर एनसीएससी और एनसीएसटी के बराबर का दर्जा मिल जाएगा। ये आयोग पिछड़ा वर्ग के संरक्षण, कल्याण और विकास से जुड़े दूसरे काम भी करेगा। यह आयोग संविधान के अनुच्छेद 16(4) और 15(4) में अधिकारों का प्रयोग करते हुए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग को न्याय देगा। देखिए, आज जो हमारा रेजोल्यूशन पारित हुआ उसमें 1950 से लेकर अब तक का सफर ओबीसी कमीशन के विषय में बात हुई है। 1950 में जब काका कलेलकर कमेटी बैठी थी और 1979 में मंडल कमीशन भी आया था, उसके पश्चात भी ओबीसी कमीशन जो गठित हुआ उसको एक संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त हुआ। देखिए, संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं होने का अर्थ होता है एक दंतहीन आयोग। और दंतहीन आयोग कभी भी जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका भला नहीं कर सकती थी। आज मोदी जी के आने से एक कमीशन को जो स्टेटस मिला है वो संविधान का दर्जा प्राप्त हुआ है, उससे बहुत लाभ हुआ है। कांग्रेस जो कहती थी कैसा होना चाहिए, जब ऐसा हो रहा है तो राज्यसभा में इसके खिलाफ बोल रही थी। तो ये दर्शाता है कि कांग्रेस के दांत दिखाने की ओर और खाने की ओर है। पार्टी के मुताबिक कांग्रेस और क्षेत्रीय विपक्षी दलों का आचरण पिछड़ा वर्ग विरोधी रहा है। बीजेपी ने पार्टी के पिछड़ा वर्ग आयोग पर राज्यसभा में कांग्रेस और विपक्षी दलों के विरोध की आलोचना भी की। बीजेपी के मुताबिक देश में लंबे वक्त तक शासन में रहने के बावजूद कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के हितों में ये काम नहीं कर पाई थी, लेकिन अब ये काम बीजेपी शासन की वरीयता में है। बीजेपी कहती है कि आजादी के बाद 1950 में काका कालेलकर कमीशन और 1979 में मंडल आयोग की रिपोर्ट के बावजूद भी तत्कालीन कांग्रेस की सरकारों ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस और विरोधी दलों ने साजिश के तहत राज्यसभा में विधेयक को रोक दिया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि विपक्ष के विरोध के बावजूद एनडीए की अगुवाई वाली सभी सरकारें केंद्र सरकार के साथ हैं। बीजेपी ने तमाम कार्यकर्ताओं और सामाजिक संस्थाओं से आह्वान किया है कि वो समतामूलक समाज के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री के इन प्रयासों को गांव-गांव तक पहुंचाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ये था आज का विशेष। नमस्कार।